क्वेश्चन नंबर 55 है कि 55 न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है भाई? तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें बोला कौन सा सही है, तो इसमें केवल दो जो है सही है। केवल दो क्या है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। भारत का जो संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? दोनों कर सकता है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32, 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं एवं अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संपोषक है। बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद क्या है? 13, 32 और 136। भारत के संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं और अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संपोषक है। तो दोनों के लिए है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 59 भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सही है भाई? तो इसमें से न तो एक सही है और न ही दो सही है, इसलिए दोनों में से कोई नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। कहाँ कहाँ है? भारत और यूएसए दोनों में फेमस है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा जो है यूके में नहीं चलेगा, लेकिन यूएसए में और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर चाहेगी तो किसी भी कानून को रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 61 नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है सीमित है। कारण क्या है? तो भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो
ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन सही दोनों है, ए भी सही है और आर भी सही है। ये क्या है, तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, सही है। और भारत में संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 63, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, तो अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी संवैधानिक संशोधन, कोई भी कानून अगर बनता है तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता हो। विधि के समक्ष समानता जो अधिकार दिया गया है उसको भाग 3 से हटाकर संविधान में कहीं और अगर रख देगा, मतलब वही फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, सेमंसर सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन कौन है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। रीजन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक, कथन है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। और रीजन है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है, तो ए गलत है आपका और आर सही है। ए क्या है, तो ये है कि केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन रीजन सही है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का क्या है, संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन अगर हो रहा है तो यह मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता दोनों में आएंगे। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। अनन्य अधिकार है लेकिन किसका है, संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का, न कि कानून का। ये गलत क्यों हुआ था ऊपर,
देखिए इसमें कथन में क्या दिया, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, तो ये नहीं है। अनन्य अधिकारिता तो है, लेकिन किस चीज़ में है? संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान के द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। से सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय के ही अधिकारिता में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? 32 में। क्वेश्चन नंबर 72, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? किसको? संसद को दिया गया है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कौन बढ़ाएगा? जब भी बढ़ाना होगा तो संसद बढ़ाएगा, और कौन बढ़ाएगा? संसद को दिया गया अधिकार। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद के द्वारा विधि बनाकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद जो चाहेगी तो कोई लॉ बना के इसको करेगी। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? राष्ट्रपति लेगा, अनुच्छेद 143 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के एक के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 75, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। वह है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 76, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी अधिकारिता है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3, यानी कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। अगर कोई परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन कोई निर्देश अगर आता है तो उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ क्या करेगी? सुनवाई करेगी। और तीसरा है कि परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। मतलब परामर्श तो देगा, लेकिन जो निर्देश देगा वह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा कि जो निर्देश आया उसका पालन करना ही करेंगे। सरकार पे डिपेंड करता है उसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 77,
क्वेश्चन नंबर 77, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श दात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह क्या प्रयुक्त होता है? कि वह सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार जो है उसे क्या पता चलता है? कि वह सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। बिल्कुल देता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो ऐसे तो देगा नहीं, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। ठीक, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। ठीक, स्वप्रेरण यानी कि व्यापक लोकहित के किसी विषय में नहीं। यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगेगा तब। किसको देगा? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 80, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? मतलब कि गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ 2002 में, उसको स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया होगा कि इसको स्थगित करना है। तो उसकी अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो एक अनुच्छेद ही है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच में परामर्श लेने वाला, और वह है अनुच्छेद 143 143। क्वेश्चन नंबर 81, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। ठीक, कौन लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र कहीं भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य किस चीज़ से रिलेटेड है? निवारक अवरोध की प्रक्रिया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भाषण पर रोक। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य किससे रिलेटेड है? स्वतंत्र भाषण पर रोक। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। शंकरी प्रसाद से याद रखिएगा, स से शंकरी, स से संविधान संशोधन की संसद की संविधान संशोधन से रिलेटेड है। शक्ति चंपकम दोराइज राजन बनाम मद्रास राज्य रिलेटेड है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। ठीक, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भाषण पर रोक
शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति चंपकम शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। क्वेश्चन नंबर 84 में निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमी अच्छा जमीन से रिलेटेड है ना। प्रश्नगत वादों में से कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपालवाद। ठीक, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपालवाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 86 हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 355 का उल्लंघन हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ना अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में उल्लिखित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। यह कि जिससे रिलेटेड है भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ। प्रवासी पंचायत निर्धारण है ना, प्रवासी तो जो बांग्लादेशी है अतिक्रमणकारी उसके लिए है 355 का उल्लंघन होता है। क्वेश्चन नंबर 87 TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट में तथा सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 88 भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले HL दत्तू, फिर TS ठाकुर, फिर जगदीश सिंह खेहर। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? पहले HL दत्तू, फिर TS ठाकुर, फिर जगदीश सिंह खेहर। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया? जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया। अच्छा, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 90 हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? वो नहीं था भाई, तो एल नागेश्वर राव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 91
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है? तो न्यायमूर्ति एस.के. झा। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को क्या किया गया, शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्टार है। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य वाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगो रानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की मां, मदर ऑफ PIL के नाम से जाना जाता है, पुष्पा कपिला हिंगो रानी। उल्लेखनीय है कि जिस समय PL भगवती ने याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अतः दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसमें हमको दो चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले जनहित याचिका जो है उसका जो उससे रिलेटेड जो याचिका जो वाद है वो कौन एक्सेप्ट किया? PL भगवती किए। लेकिन उस समय PL भगवती जो थे मुख्य न्यायाधीश नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ क्या थे? न्यायाधीश थे। लेकिन जब पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय जब फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट कर लिया गया जनहित याचिका, तो उस समय कौन थे? YV चंद्रचूड़। क्वेश्चन क्या कह रहा था? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक, तो जब शामिल किया गया तो उसको एक्सेप्ट करने वाले थे भगवती, PL भगवती, लेकिन उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। तो जब वो किया गया उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? DY चंद्रचूड़, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको स्टार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 93, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल के द्वारा। हमको लगता है कि यही एक दो अचीवमेंट है जुडिशियरी का। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हाँ, मतलब इन लोग को भी लगा कि कुछ इज्जत तो अब रहा नहीं। ये एक दो चीज़ का बहुत बोस्ट करता होगा जनहित याचिका में।